हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों की डिमांड थी, सॉरी ऑर्डर था। क्योंकि डिमांड या रिक्वेस्ट तो ऐसी करी जाती है ना कि सर प्लीज़ ये पढ़ा दीजिए। यहाँ ऐसे नहीं चल रहा है, यहाँ से चल रहा है सर ये कब पढ़ाओगे, ये जल्दी करा के ये कराओ, एक वीडियो में सब कवर करा दो। देखो यार, ऐसी बात करा करो, इसमें लॉजिक हुआ करे। लास्ट बार बता रहा हूँ मैं, जो भी लोग कमेंट करना स्टार्ट कर दिए हो, उल्टा सीधा कमेंट करते हो, ऐसी कोई बात। यार तुम बताओ 11th या 12th में हो, तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हारा एक चैप्टर एक वीडियो में कवर हो जाएगा। इस तरह की फालतू बातें कर रहे हो। इस तरह के बहुत सारे कमेंट आते हैं जिनको देख के मैं सोचता हूँ कि क्या ये बच्चे असलियत में 12th में पढ़ने लायक हैं या नहीं है। ठीक है, देखो कमज़ोर होना पढ़ाई में, बहुत अच्छा होना, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। कॉमन सेंस जो होना वो तो उम्र के साथ अपने मन से आने लगती ना। एक क्या यार, मतलब शब्द नहीं बचते हैं कि मैं किन शब्दों में समझाऊं आप लोगों को। कोई बोल रहा है सर एक ही वीडियो में सारा कवर करा दिए, कोई बोल रहा है सर डिटेल में कराइए, कोई बोल रहा है एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन कराइए, कोई बोल रहा है एक्सरसाइज सारे मत कराइए, एग्जाम्पल कराइए। मतलब सबकी अलग अलग डिमांड है। एक बंदा, मैं सिर्फ अकेला हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद एडिट करना, जो भी कभी भी यूट्यूब पे काम किया उसको पता होगा कितना मेहनत लगती है। और एक बच्ची थी, वो बोल रही थी सर आपकी पढ़ाई तो बढ़िया है, पर आपकी जो आप ऐड मत लगाइए। तो बेटा ऐड नहीं लगाएंगे तो पैसा तो आएगा नहीं। तो ठीक है, और सबकी तरह मैं भी ये कर देता हूँ, नीचे थोड़े दिन बाद ज्वाइन बटन लगा दूंगा और नीचे पेटीएम नंबर डाल दूंगा, आप वहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट कर दिया करो, है ना। तो मैं ऐड लगाना बंद कर दूंगा। ऐड से हालांकि मेरे पास अभी कोई कुछ भी नहीं आया है, मतलब एक मार्कर खरीदने पर का भी ऐड से भी नहीं आया है, इतना समझ लो। ठीक, लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि ऐड मत लगाइए तो आप एक हिसाब से डिमोटिवेट कर रहे हो सामने वाले को। मैं आपसे बोलूँ बेटा आप जॉब पे जाओ, है ना, और पूरा महीना काम करो, पर वहां से आपको एक भी रुपए नहीं मिलेंगे। इसका क्या मतलब निकल रहा है? बेवकूफ़ थोड़ी ना कोई काम कर रहा है। देखो मैं जब स्टार्ट किया था तो मेरा भी कोई सिर्फ मनी एम नहीं था, क्योंकि अगर मनी एम होता है ना तो कहीं पर भी आप 1 से 2 महीना नहीं रुक सकते हो बिना पैसा के। पैसा नहीं मिलेगा, आप हट जाओगे। पर मैं 1 साल से ज़्यादा हो चुका, जनवरी में 1 साल हो चुका है। ठीक है, अभी तक एक भी रुपए नहीं है, बता रहा हूँ, मार्कर खरीदने भर के भी रुपए नहीं है इससे। अगर सिर्फ मनी के लिए होता तो छोड़ चुका होता। कुछ बच्चे सपोर्ट कर रहे थे तो उनके लिए मैंने अप्लाइड मैथमेटिक्स वाली वीडियो जारी रखी। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता हूँ। शेयर करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप लोग को ऑर्डर देना है। ये जो फैमिली ये सब चीज़ें होती, ये सब नहीं होता है यूट्यूब पे, मैं समझ चुका हूँ। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 4 दिन कोई वीडियो नहीं बना रहा है तो इसका मतलब वो जरूरी नहीं कि रेस्ट ले रहा हो सकता है उसकी तबीयत भी खराब हो। तो हर चीज़ को कंसिडर करा करो। और मैं आप पे चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि हर तरह की चीज़ को सोचा करो तब बोला करो। इलॉजिकल बात तो करने को मतलब ही नहीं। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, कोई मतलब जो है ऐसा कहीं के इधर उधर के बच्चे तो हो नहीं कि कुछ पता ही नहीं है, सब पता है आप लोगों को, है ना। तो थोड़ा सा बातें समझदारी लेकर करो, मज़ा आ जाया करे ताकि, है ना। बाकी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब थैंक यू बोलते हैं और तारीफ भी करते हैं, तो बुराई भी करो, मुझे खलता नहीं। अगर जहाँ पे क्रिटिसाइज करते हो आप ढंग से, फीडबैक टाइप से, तो वो अच्छा लगता है। आप आओ और सीधे गाली दे दो तो उसमें कुछ मुझे समझ में नहीं आया ना, तो वो मेरे लिए कुछ फायदेमंद नहीं। कम से कम फीडबैक दो, उसमें क्रिटिसाइज करो तो वो ओके हो जाता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स। चैप्टर का नाम है हमारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हमारी यूनिट नंबर 2 आ गई है। ठीक है, यूनिट नंबर 2 है। यूनिट का स्पेशली नाम क्या देख लेता हूं मैं जरा। हाँ, यूनिट का नाम है आपका अलजेब्रा और हमारा चैप्टर जो है वो है मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर है 7th या 8th कुछ चैप्टर है, अभी ऊपर लिखा हो आप देख लेना, क्योंकि मैंने बीच में 2 चैप्टर छुड़वा दिए हैं यूनिट नंबर 1 के। तो वो जो यूनिट नंबर 1 के जो चैप्टर छूट गए हैं, जैसे ही ये यूनिट 2 कवर हो जाएगी पूरी की पूरी, क्योंकि बहुत बच्चे जबरदस्ती कर रहे थे कि सर यही कराइए यही कराइए, इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको। उसमें से थोड़ा बहुत बाकी है वो मैं कवर करा दूंगा ये वाली यूनिट कंप्लीट होने के बाद। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है, उसमें 20-20 वीडियो करीब हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यूनिट नंबर 1 की ऑल वीडियोस वाली एक लिंक मिलेगी आपको, वहां पे क्लिक करेंगे तो सारी की सारी वीडियो आपको यूनिट नंबर 1 की मिल जाएंगी। उसी के नीचे जस्ट यूनिट नंबर 2 की वीडियोस अब जो बनेंगे वो उसमें लिंक मिल जाएगा आपको। तो आपको जब भी कोई भी यूनिट देखना हो तो आप सीधे वहां पे जाइए, यूनिट नंबर 1 हो या 2 हो, लेकिन लिंक पे क्लिक करिए और सारी वीडियोस एक साथ आपको वहां से मिल जाएंगे। तो आज हम लोग क्या है ना कि सबसे पहले तो यार इंट्रोडक्शन देखेंगे होता क्या है। मैट्रिक्स करा जा रहा है, और ये मैट्रिक्स हर स्कूल में क्यों चल गया है। एक बात बताओ, जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं सारे एक स्कूल में तो पढ़ते नहीं है, सब अलग अलग पढ़ रहे हैं, फिर भी सबकी डिमांड ज्यादातर मैट्रिक्स क्यों है। इसका एक रीजन है बहुत बड़ा, मैं आपको बता दूं। क्योंकि मैट्रिक्स जो है सब हमारा ये चैप्टर है, ये कोर मैथमेटिक्स में भी है। और जो हमारे यहाँ के टीचर हैं वो, मैं खुद भी ये मानता हूं, मैं नहीं करता हूं ये, क्योंकि मुझे ये कतई नहीं पसंद है।
जितने भी टीचर मैंने देखे आज तक मैथ के, साइंस में तो खैर ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर पीछे के चैप्टर नहीं आते तो आगे आप नहीं बता सकते हो। मैथ्स के टीचर की ये खासियत देखी, वो रैंडम कोई चैप्टर उठाएंगे जो उनको अच्छा लगता होगा। ये नहीं करना चाहिए। अगर एक बुक बनी है तो आप उसको सीरियल वाइज भी कवर करा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा तो है नहीं कि वही कराओगे उसके बाद शुरुआत वाले कराओगे, नहीं कराना है ये तो शुरुआत से कराओ ना। लेकिन मैट्रिक्स चैप्टर आपका कोर मैथमेटिक्स में है ना, तो सबको रटा हुआ है, तो कोई नया चैप्टर क्यों पढ़ा देगा, कोई पार्टनरशिप क्यों पढ़ा देगा। पार्टनरशिप के लिए खुद पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मेरे वीडियोस में थोड़ा लेट इसीलिए होता है क्योंकि मैं खुद पढ़ता हूं, हर क्वेश्चन को डिटेल में लगाता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि रट के आगे बता दिया। तो इस चीज की जो अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए वो तो मिलती नहीं, ऊपर से ऑर्डर मिल जाता मुझे, तो वो थोड़ा थोड़ा खल जाता है। तो अगर आपको कोई चीज फ्री में मिल रही है तो उसकी रिस्पेक्ट करें। यहाँ तो पैसे दे के भी लोग जो है रिस्पेक्ट देते हैं, आप तो फ्री की चीज का भी रिस्पेक्ट नहीं करना जानते हो। चलो कोई बात नहीं। तो मैट्रिक्स देख लेते हैं क्या होता है। मैट्रिक्स है हमारा एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है मैट्रिक्स, ठीक है। मैंने जितनी बातें बोली हैं यहाँ पे सारी बातें दिल से बोली, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, कोई भी नहीं है। बस मुझे कोई सीधे गाली दे दे भले मैं नाराज हो जाऊँ, बाकी किसी बात में नाराज नहीं होता हूँ। पर यार थोड़ा सा मैनर्स में बात करें तो थोड़ा अच्छा लगता है ना, और कुछ तो मांग नहीं रहे। मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पे देखो, सेट ऑफ mn क्या है अभी बताता हूं, नंबर्स अरेंज इन रेक्टेंगुलर एरे। एरे होता है जब एक तरह का कोई पैटर्न बन जाता है तो उसको एरे बोल देते हैं। जैसे सोलर पैनल लग जाते हैं कई लाइन से तो उसको भी एरे बोल सकते हैं। तो सेट ऑफ mn नंबर्स अरेंज इन रेक्टेंगुलर एरे या फॉर्म, कुछ भी बोल सकते हो। mn क्या है, जैसे मान लो हमारे पास 15 नंबर है तो उसको हम तोड़ सकते हैं ना, 15 इंटू 1, 3 इंटू 5, 5 इंटू 3, 1 इंटू 15। तो ये जो नंबर है हम इसको m और n के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, फॉर्म नहीं फॉर्म। 30 है मान लो हमारे पास, तो 30 को हम कैसे तोड़ सकते हैं भाई, 30 1 जा 30, 2 15, और कैसे हो सकता है 3 10 जा, 10 3 जा, 15 2 जा, और कैसे हो सकता है 5 से, 5 6 जा, 6 5 जा। इतने तरीके होते हैं, और भी तरीके होंगे। 10 3 जा, 3 10 जा, है ना। और 1 इंटू 30 भी कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ये इधर है तो वैल्यूज देखो, इधर अगर इधर है तो m है ना, तो 2 है यहाँ पे, तो इसका दूसरा वाला पार्ट जो उल्टा करके लिख सकते हो वो भी लिख सकते हो। तो यही चीज को बोला गया है mn, m क्रॉस n मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये चीज बोली गई है। अब आप सोच रहे हो कि इसको नाटक बनाने की क्या जरूरत है। अब सारे जो लोग होंगे ना आपको मैट्रिक्स इस तरह से नहीं बताएंगे, सारे सीधे आएंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तो मैं थोड़ा बेसिक भी बताने लगता हूँ, थोड़ा अलग अलग चीजें बताने लगता हूँ, उसमें टाइम लगता है, तो वो आपको फ्यूचर में मदद मिलेगी ना उसकी, तो वो भी आप ध्यान रखा करिए। देखिए जैसे मान लो एक हमारी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ, चलो पहले मैट्रिक्स लिख देते हैं, इसको भी हटाओ। अब मैट्रिक्स जो होती है हमारी ना, उसको डिनोट करते हैं हम किसी सिंबल से, जैसे ए से बी से अल्फाबेट मान लो। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैट्रिक्स को लिखते किस तरह से। मान लो एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 2 1 3, कुछ भी नंबर है ना, माइनस प्लस कुछ भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, 0 भी हो सकता है, 4 7 2 1। और मैट्रिक्स ऐसे लिखा जाता है, ये ब्रैकेट टाइप का होता है, इसको ध्यान रखना है। और अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है डायरेक्ट ये इस तरह के नंबर्स में, तो वो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, मॉडर्ना कहने लगना, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मैट्रिक्स हमारी B, उसका नाम है 2 इंटू 1 इंटू 3, इंटू क्यों बोल रहा हूं, कोई मतलब नहीं इंटू का, ये हो गया, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि जितनी रो हो उतनी ही कॉलम हो, है ना, जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी मिल सकता है आपको 2 1 3, ये भी आपकी मैट्रिक्स है, ठीक। अब यहां भी आप सोच रहे होगे तो m और n का मतलब क्या था, mn क्या था। आपने ये अगर इस तरह से था तो डायरेक्ट बता देते, इस तरह की चीजों को मैट्रिक्स बोलते हैं। देखो मतलब क्या था बेटा, मान लो हमारे पास 5 नंबर है, हमारे पास 5 नंबर है, वो 5 नंबर जो है ना ऐसे हैं,
6 मान लो, 6 नंबर हैं। अच्छा नंबर क्या है? 1 2 4 9 7 8, 6 नंबर हैं जिनके नंबर तो ये गिवन है। ठीक, अब आपसे बोला गया इन नंबर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करके दिखाओ, कितनी तरह से कर सकते हो। तो हमने क्या देखा भाई, 6 नंबर हैं तो इनको कितनी तरीके से तोड़ा जा सकता है, m और n के फॉर्म में। तो देखा गया यार 6 को तो आप तोड़ सकते हो 6 इंटू 1 में या 1 इंटू 6 में। ये ध्यान रखना है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, अभी मैट्रिक्स में दिखाऊंगा कैसे। या फिर आप लिख सकते हो 3 इंटू 2, या फिर आप लिख सकते हो 2 इंटू 3। बड़ा नंबर इसलिए नहीं लिया, फिर बहुत कॉन्फ़िगरेशन आ जाते हैं, समझाते ना बनता। ठीक, तो ये इतने तरीके हो गए। ठीक है, अब आपसे बात करी जा रही है कि ये हो गया m, ये हो गया n, m n m n m n। अब जब आपको ये m और n समझ में आ गया, तब अब आपसे बोला गया तो भैया फिर अरेंज करके दिखाओ। अगर आपको इस तरह से कोई चीज दे दी जाए तो क्या आप उसकी मैट्रिक्स बना पाओगे? तो बना लेंगे हम लोग। मान लो इस मैट्रिक्स का नाम रख लिया जाए x, इस मैट्रिक्स का नाम मान लिया x, जो बनाएंगे हम लोग। भाई कितने तरीके से बनाई जा सकती है? 4 तरीके से, या फिर ये। अब आप सोच रहे हो यार इसको इस फॉर्म में कैसे डालेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में। कितनी रो होंगी? रो बोलते हैं इसको। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, ये चीज है इतना, आप ये मत करिएगा, मैं दिखाने के लिए कर रहा हूं। ये है रो, है ना, रो 1, ये है रो 2, ये है रो 3। तो रो आप समझ गए। इसी तरह से अगर बात करी जाए इसकी, ये खड़ा जो है ये होता है कॉलम। ठीक, जैसे पीरियोडिक टेबल में होता है लगभग उसी तरीके से, वहां क्या पीरियड वगैरह होता है। तो ये हो गया हमारा कॉलम। ठीक है, अब देखो ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम। अब इसमें रो कितनी है? 1 2 3 क्रॉस। कॉलम कितने हैं? खड़े 1 2 3, 3 क्रॉस 3। तो इसमें एक चीज देखो आप, क्या मतलब निकल गया इसका कि 3 ही m है और 3 ही n है, m क्रॉस n होना चाहिए। तो ये जो मैट्रिक्स है आपकी, वो m क्रॉस n की एक्चुअल वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3 क्रॉस 3। समझ में आ रही बात? अब एक जरा आप इसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, यानी 9 नंबर्स रहे होंगे, आप गिन लो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 नंबर्स को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है, बहुत तरीके से और भी करा जा सकता है, पर यहां पे 3 क्रॉस 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। अब हमारी जो मैट्रिक्स है, जो हमने नंबर लिया, उसमें हमने 4 तरीके से लिया है। अब मैं आपको बताता हूं इन चारों को कैसे रिप्रेजेंट करा जा सकता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन में मत जाइएगा। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर आप समझ लोगे तो एक आपको आइडिया रहेगा कि आप पढ़ क्या रहे हो, है ना। सिर्फ पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ यूज हो रहा, थोड़ा बहुत ये सब भी पता होना चाहिए ताकि इंटरेस्ट बना रहे। ये हो गया। मान लो इस मैट्रिक्स का नाम x है, तो पहली मैट्रिक्स है 6 क्रॉस n की, सॉरी 1 की। तो 6 क्रॉस 1 कैसे हो जाएगा भाई? हमको चाहिए रो कितनी हो? 6 हो, और वो कितना हो? कॉलम 1 हो। यानी कि ऐसी मैट्रिक्स होगी x इज इक्वल टू रो कितनी? 6। तो भाई जाहिर सी बात ये बड़ी सी होगी खूब, भाई 6 लाइनें लिखनी है बड़ी बड़ी सी, रो समझ ही रहे हो। जबकि कॉलम कितनी है? सिर्फ 1, यानी कि ज्यादा दूर तक नहीं जाना होगा, पतला सा ही होगा, एक ही होगा। भाई रो कितनी है? 1 2 3 4 5 6, कॉलम कितने? सिर्फ 1। ठीक, अब यहां पे देख लो, कहीं पे कुछ भी डाल दो, 1 2 4 1 2 4 9 7 8, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस मैं सिखा रहा हूं क्या है। देखो यहां पे क्या है, रो कितनी है? रो कभी भी कोई पूछे सीधा सीधे कितने हैं? 1 2 3, इस तरीके। रो है 6, इसी को बोलते हैं m, और कॉलम है 1, इसी को बोलते हैं m। ठीक, इसी तरह से अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें, मान लो ये तो तरीका सीख गया ना, ये होता तो इसमें आप जानते हो 6 कॉलम हो जाते, 1 रो होती। कैसे? 1 2 4 9 7 8, ये 9 7 8 भी अलग अलग होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं निकलेगा आगे पीछे करने के, तो रैंडमली कोई भी नंबर डाले दे रहा हूं मैं। अब देखो यहाँ पे हो गए कॉलम कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 कॉलम खड़े, रो कितनी है? 1। तो यहां पर क्या बन गया हमारा? m की वैल्यू यहां पे हो गई 1, n की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, आगे देखो 3 2 यानी रो कितनी?
3 कॉलम 2। चलो रो कितनी है 3 कॉलम 2, ठीक है 3, तो 3 रो बनेंगी और 2 बनेंगे कॉलम। तो भाई 3 रो 1 2 3 4 5 6 डाल दो ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 बन गया नहीं बन गया 3 रो है कि नहीं 1 2 3 कॉलम 1 2। इसी तरह से अगर चौथा वाला देखो, और ये नंबर कैसे मैं डाल रहा हूँ ये रैंडम है ना, इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगाना है, हालांकि ये कहीं आएगा नहीं, आपको मैं बस सिखाने के लिए बता रहा था। अब यहां पे देखो कॉलम 3 हो जाएंगे रो 2 होंगी, तो कैसे बना दो 1 2 4 3 कॉलम हो गए, फिर 9 7 8। देखो यहां पे कितने हैं 2 रो 3 कॉलम, ठीक। अब देखो ये जो 2 रो 3 कॉलम है इसको आप बोलोगे कैसे। अगर किसी को बोलना है कि भैया एक मैट्रिक्स लिखो, तो वो कैसे बताएगा, ऐसे थोड़ी नहीं बताएगा रो 6 हैं कॉलम 5, ऐसे नहीं, एक तरीका होता है बोलने का। अब उस तरीके पे आते हैं, ऐसे नहीं बोला जाता ना कि बार बार बताना पड़े कि रो इतने हैं इतने हैं। एक छोटा शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए कोई, जिससे बार बार इंसान पूछे ना, और एक बार देखिए समझ में आ जाए उसको कि इसमें कितनी रो कितने कॉलम। तो उस चीज को बोलते क्या है, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, लिख लेंगे यहां पे, जैसे मान लो मैट्रिक्स हमारी ए, और इसमें लिख दिया 2 -3 4, कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस और 0 0 कुछ भी, ये मैट्रिक्स थी। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, m क्रॉस n को ही ऑर्डर बोलते हैं। तो इसका ऑर्डर है 2 3 2 3, 2 क्रॉस 3 भी बोल सकते हो, है ना। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब m क्रॉस n को ही ऑर्डर बोलते हैं, ठीक। अब एक यहां पे और चीज सीख लेते हैं, aij के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसका ऐसे लिखा जा सकता है, aij नहीं, कैपिटल aij। शॉर्ट फॉर्म होता है a इज इक्वल टू, a सफिक्स में है aij और m क्रॉस n। अब ये सोच रहे हो कि ये कौन सी नई बला आ गई, देखो यहां पे क्या कर दिया गया, यहां पे बोल दिया गया, एक बात और बता दूं, हर एक नंबर को इंडिविजुअली एलिमेंट बोला जाता है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब जैसे यहां पे कोई पूछे कितने एलिमेंट है, तो आप बोल सकते हैं 6 एलिमेंट है, 2 रो 3 कॉलम पे, ठीक है, 2 रो 3 कॉलम, ठीक है। अब ये देखिए क्या है, यहां पर अगर आप m और n की वैल्यू बता दो, ठीक है, aij शो करता है एक एलिमेंट को, aij इज शोइंग 1 एलिमेंट। जैसे यहां पे देखो, अगर आपसे बोल दिया जाए कि m क्रॉस n है आपका 3 क्रॉस 2 ले लो, तो बताओ ए की मैट्रिक्स क्या होगी। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, a इज इक्वल टू, भाई देखो m क्रॉस n 3 क्रॉस 2 कितनी रो होंगी, 3 रो होंगी। तो पहला देखो ये i क्या है, ये भी आप सोच रहे हो i क्या है, तो i ऐसे है कि अगर पहला एलिमेंट है तो i की वैल्यू 1, पहली रो में है अगर, तो पहली रो में i की वैल्यू 1, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मैं, अभी बताऊंगा समझ में आ जाएगा, रो 1, ठीक। और अगर i इज इक्वल टू 2 है तो समझ लो वो रो 2 होगा। तो आप समझ गए होगा कि ये i और j कैसे चेंज होगा। सिमिलरली अगर j की बात करी जाए, तो अगर कहीं j इज इक्वल टू 1 लिखा है तो समझ लो कॉलम वो हमारी कौन सी है, कॉलम है 1, कॉलम है 1। और j इज इक्वल टू 2 पे अगर पहुंच गए तो उसका मतलब होता है कॉलम है आपका 2। तो ये सारी चीजें भी याद नहीं रखनी पड़ेगी, चिंता ना करो। अभी देखो ये मैट्रिक्स का नाम है ए, पहला एलिमेंट क्या होगा हमारा, पहला एलिमेंट होगा, नाम है उसका ए, ठीक। और आई जे ये पहला एलिमेंट है, रो भी पहली है कॉलम भी पहली, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी 1 and 1। समझ पा रहे हो, पास लिखो A11, ठीक, A11 ना समझ लेना। दूसरा रो तो भी पहली ही चल रही ना, और रो है कितनी
3। एलिमेंट टोटल कितने हैं? 2 3 6। तो अगर 3 रो हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो कॉलम कितने होंगे? 2 होंगे। चलो A1 2। अब A1 2 कैसे हो गया? यहां पे ध्यान रखने वाली बात क्या, समझो बात को। A1 रो पहली है तो 1, कॉलम सेकंड है तो 2। समझ में आ गई? रो कितनी होनी है? 3, 2 हो गई, 1 हो गई, सॉरी, एक और आ जाओ। अब हम आ गए दूसरी रो पे। रो अगर दूसरी होती तो आई की वैल्यू कितनी? 2 2, पर कॉलम कौन सी है? ये पहली। ठीक, दूसरे पे आ जाओ। रो पहली, सॉरी, रो भी दूसरी, कॉलम भी दूसरी। ठीक, कितनी रो बनानी है? 3, 2 बन गई, 4 हो गए, यानी नीचे आना पड़ेगा। तीसरी रो पे आ गए, तीसरी रो पे पहले कॉलम पे, तीसरी रो पे दूसरे कॉलम पे। अब ये देखो हमारी मैट्रिक्स बनके तैयार हो गई। तो अगर आप सिंपल देखना हो तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको देखो, समझ में क्या आएगा। A1 A11 A12 A13 A14 A15 जितना लाइन से मिले करते चले जाओ। जैसे नीचे आओ फिर 21 22 23 24 25, थर्ड वाले पे 31 32, इस तरीके से याद रहेगा। और इससे क्या पता चल रहा है हमारा? कितने रो कितने कॉलम। मैंने सारी बातें बहुत डिटेल में बता दी। आई जे यहां पे एलिमेंट के नंबर को दिखा रहे हैं। ठीक, एम और एन क्या दिखा रहे हैं? ऑर्डर, मैट्रिक्स के ऑर्डर को। बच्चे आई जे और एम क्रॉस एन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, पर बच्चों के मन में ये एक ही तरीके से डाल दिया जाता है कि आई जे एम एन एक ही बात होती है। अलग अलग है, दोनों अलग अलग। आई जे रिलेटेड है एलिमेंट से, एम एन रिलेटेड है होल मैट्रिक्स से। ध्यान रखने वाली बात थी, बताने वाली बात थी, तो मैंने आप बता दी। ठीक है, बुक्स में ये सारी चीजें ऐसे नहीं लिखी जाएंगी क्योंकि बहुत बेसिक चीजें हैं, तो वो ये मान के चलते हैं, ये तो पता ही है आपको। अब एक जरा सा चीज देख लेते हैं। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है B इज इक्वल टू 2 3 1 4 6 -1। इससे पूछा गया एलिमेंट बताओ। टेल A21 A22 A13 और A23। 6 हैं, 6 हैं, 4 पूछ लिया गया। तो अब देखो हम कंपेयर करेंगे अपनी मैट्रिक्स से। हमारी मैट्रिक्स का मान लो हम एक नाम रख लिए X। पहला क्या होता है? A11, फिर होता है A12। कंपेयर करने के लिए सेम चीज लेके चलेंगे, A13। दूसरा A21 A22 A23। बस 6 की बात थी तो यही लेंगे, मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। हालांकि मेरी ये मैट्रिक्स बहुत बड़ी हो गई, पर ऑर्डर वही है। ठीक, चलो A11 की जगह पर क्या है? 2 है। हमको A11 चाहिए नहीं, छोड़ दो। हालांकि A11 अगर कोई पूछे तो कितना है? 2। A12 कोई पूछे अगर 3, A13 कोई पूछे 1। इसी तरह से A21 कोई पूछे 4, A22 पूछे 6, A23 पूछे -1। ये हो गए आपके 6 के 6 एलिमेंट। अब जो यहां पूछेगा आप अपने तरफ से बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। चलो एक एग्जांपल मैं देख रहा था, तो एक अच्छी, मतलब अच्छा नहीं कहेंगे, बहुत ज्यादा, एक छोटी सी चीज मिली, मुझे थोड़ी सी फैसिनेटिंग लगी, तो मैं आप लोग को थोड़ा शेयर कर देता हूं। एक क्वेश्चन था, एग्जांपल में ही आप देख सकते हैं, मैं एग्जांपल नंबर के चक्कर में नहीं पढ़ रहा हूं। 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ऑर्डर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। और ए आपकी मैट्रिक्स होती है जो कि AIJ के फॉर्म में होती है। यहाँ पे m×n होता है, तो m×n आपको पता ही है कितना, 3x4 दिया हुआ है। साथ साथ में बोल दिया गया है कि AIJ एक बार है I+J एंड एक बार है AIJ की वैल्यू I-J। ये और ये दो अलग अलग क्वेश्चन है प्रकार से। तो I+J के लिए मैं करके दिखा दूंगा आपको, और I-J के लिए आप खुद कर सकते हैं। कुछ करने लायक इसमें है नहीं, पर मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले एक मैट्रिक्स चाहिए हमको जो 3x4 की होनी चाहिए। कितनी? और रो कितनी होनी चाहिए? 3। चलो A11 A12 A13, कॉलम जाने 4 तक, उसने खुद बोला 3,4 A14। नीचे आ जाओ 21 22 23 24। थर्ड वाला हमारा 31 32 33 34। ये हो गई हमारी मैट्रिक्स 3x4
4 ऑर्डर की, बना तो मैंने इतना बड़ा दिया, ऐसे 10 ऑर्डर 10 की हो गई, 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, यानी ये चीज हमारा काम खत्म हो गया। ये इतना मैट्रिक्स खोल के रख दी हम लोगों ने, इतने क्रॉस इतने की जितना बोला गया था। अब क्या बोल रहा है कि जो Aij की वैल्यू है, सही से देखो यहां पे, अगर एग्जाम में डायरेक्टली आ जाएगा तो कर नहीं पाएंगे बहुत सारे बच्चे। इसमें क्या अजीब सा था, देखो यहां पे समझ में कम आ रहा था कि करना क्या है। देखो Aij अगर है तो उसके जगह पे आपको लिखना है i प्लस जे। अब इसको नंबर्स में लेके आओ, अगर A12 है तो यहां पे क्या करना है 1 प्लस 2, यानी A12 की वैल्यू कितनी आ गई 3, इसकी वैल्यू मिल जाएगी यहां से डायरेक्टली। ठीक है, अब बस वही करना है, वैल्यू निकालनी है। A11 ये दोनों जोड़ने हैं ना, देखो तो ये जोड़ने हैं सही से, देखो तो ये नीचे वाले तो 1 1 2 हो जाएगा, तो इसके जगह 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फिर अगला वाला 4 हो जाएगा क्योंकि वो वही रेशियो बढ़ रहा है उसी तरीके से, फिर ये 3, ये 4 5 6, ये हो जाएगा 4 5 6 7, ये हो गई आपकी मैट्रिक्स। बहुत सिंपल सी चीज थी। इसी तरह से आप इसके लिए निकाल के दिखाओगे ए की वैल्यू पूरी मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, ये आपका काम है। और मैं एक बात और बता दूं, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, मैं भगाऊंगा नहीं। आप लोग ये कमेंट ना करें कि जल्दी कराइए आगे कराइए, ठीक है। जहां जल्दी हो रहा वहां भी आप जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे भी 40 से ही 50 लोग देख रहे हैं तो 10-15 चले जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। चलो अब आज कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एग्जांपल में दिए हैं सिंपल, वो आप खुद से कर सकते हो, कुछ भी उसमें दिक्कत नहीं है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अभी तक तो बताया है, वो जो बेसिक चीजें होती थी मैट्रिक्स की वो थी, अभी कहीं पर टाइप वाइप के बारे में बात नहीं हुई थी। अब टाइप पे आ जाते हैं हम लोग, है ना। देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें होंगी तो वो भी बता दूंगा मैं। चलो सबसे पहले हमारी मैट्रिक्स का नाम है, मैं थोड़ा लिख लेता हूं फिर आपको एकदम से बताता हूं। रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। चलो बताता हूं। सबसे पहले मैट्रिक्स है हमारी रो मैट्रिक्स, पता है आप लोगों को रो मैट्रिक्स। दूसरी मैट्रिक्स है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। आप सोच रहे होगे कि बताइए तो अभी बता रहे ना, परेशान का है इतना ज्यादा। रो मतलब सिर्फ एक रो होनी चाहिए, कॉलम समझ रहे हो, कॉलम होने नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए देखने में कि क्या बोलते हैं, रो एक होनी चाहिए तो कॉलम तो खैर हो ही जाएंगे अगर आप गिनना चाहो तो। ऐसा लगना चाहिए सीधी सीधी एक लाइन लिखी हुई है, उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे 2, अरे ये कॉमा नहीं लगता है ना इसमें, 2 1 3 4, मान लो एक मैट्रिक्स है ये लिखी हुई है। अब इसका कोई ऑर्डर पूछे तो क्या बताओगे, एक रो 4 कॉलम। हालांकि कॉलम जैसा लगता नहीं है पर ये कॉलम में ही गिना जाएगा। कॉलम मैट्रिक्स में सीधे सीधे एक कॉलम जैसा खड़ा, रो में रो जैसा, कॉलम में खड़ा खड़ा। मान लो 2 1 3 4, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा, जो नाम लिया जाए वो एक होगा, बस इतना को। रो कितना है यहाँ पे, रो है यहाँ पे 4, 1 2 3 4, और कॉलम ये एक हो गया। ये हो गए आपके रो और कॉलम मैट्रिक्स। बताने लायक नहीं थे पर सोचा पढ़ा रहे हैं, सारी बातें बतानी पड़ेंगी। स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाओ। मैट्रिक्स का स्क्वायर, एक मैट्रिक्स होगी उसका दूसरी मैट्रिक्स से गुणा करा के स्क्वायर कर दे ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल बात है। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर दिखने में कैसी उस पर नाम भी बनाए गए। स्क्वायर मैट्रिक्स ये होता है, जैसे मान लो इतने एलिमेंट हो जो किसी न किसी के स्क्वायर हो, इतने एलिमेंट हो जो किसी न किसी के स्क्वायर हो। और सिंपल लैंग्वेज में देखना हो तो जितने रो हो उतने ही कॉलम हो, सिंपल। जैसे A = 2 1 3 4। अब देखो 2 रो हैं 2 कॉलम है, एकदम स्क्वायर जैसा लग रहा है, एकदम चौकोर। एक और मैट्रिक्स ले लो, B ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 3 रो है 3 कॉलम है, तो इसको भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स ही बोलोगे। एक बात और बता दूं, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है या कोई भी मैट्रिक्स है तो जरूरी नहीं है कि वो किसी दूसरी कैटेगरी में फॉल नहीं कर सकता। समझ में आ रही बात। जैसे मान लो अभी यहां पे मैं एक एग्जांपल और देता हूं, फिर समझ में आएगा, आगे समझ में आएगा, अभी गड़बड़ हो जाएगा, मजा कम आएगा। तो ये 3 हो गई, यहां पे मिटा दे रहा हूं, नोट करते रहो, ना नोट कर पाए हो तो बाद में कर लेना, पहले समझ लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक।
स्क्वायर मैट्रिक्स ऊपर कर देते हैं, अब 3 हो गए है ना, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है। चौथी देखते हैं क्या है, चौथा हमारा नाम क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में आप एक बात बोल सकते हो सिंपली, स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां पे एक आप सिंपल बात बोल सकते हो कि m इक्वल टू n, रो और कॉलम बराबर होते हैं। ठीक, आगे आ जाओ। फोर्थ हमारी है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। जो एक बात मैं समझाने वाला था, बोला था अभी रुक जाओ, वो यहां पे समझ में आएगी आपको। चलो, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में ये होता है कि डायगोनली जो डायगोनल पे पढ़ रहे होंगे वो एलिमेंट वैल्यू होगी, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल तौर पे a इज इक्वल टू 3 0 0 0 5 0 0 0 1, ये हो गई आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये जो डायगोनल है हमारा, इसकी वैल्यूज हैं, बाकी सब जीरो है। ठीक है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, अब आगे आ जाते हैं, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है? स्क्वायर मैट्रिक्स भी तो है, यहां पे m की वैल्यू भी 3 है, 3 रो है, और n की वैल्यू भी 3 है। और अभी बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स में m और n बराबर होते हैं। तो एक प्रकार से ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, पर इसमें एक प्रॉपर्टी और है जो कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो यहां से डायगोनल मैट्रिक्स के में फॉल कर गया। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, फिफ्थ वाली मैट्रिक्स जो भी है। फिफ्थ मैट्रिक्स है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। चलो, स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है, मॉडिफाइड वर्जन है स्केलर मैट्रिक्स। चलो, डायगोनल बनाने के लिए पहले तो सोच के देखो भाई, डायगोनल बनाने के लिए पहले स्क्वायर जैसा होना भी तो चाहिए पूरा पूरा, इसीलिए तो स्क्वायर में फॉलो कर रहा है। अब देखो, स्केलर मैट्रिक्स होता है हमारा, एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाओ, चलो बना दिया। 1 1 नहीं लेते हैं, 2 लेते हैं। 2 0 0 0 2 0 0 0 2। एक जरा यहां बना देता हूं, a इज इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 4, और एक यहां बना देता हूं, b वैल्यू रख लेता हूं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3 मैट्रिक्स में हैं, और तीनों आपको तीनों में डिफरेंस बताना है, बस यहीं से अगली 3-4 मैट्रिक्स के नाम मिल जाएंगे। देखो, ये हमारी है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनली अगर आप देखोगे तो कुछ वैल्यूज आपको मिल रही हैं, बाकी सब जीरो है, तो ये हमारी फॉल कर गया डायगोनल मैट्रिक्स में। अगर आप इस मैट्रिक्स पे आते हो तो आप देखोगे डायगोनल पे ही वैल्यू इसमें भी है ना, बाकी सब जीरो है। पर इसमें खास बात यह है कि इसकी डायगोनल की सारी वैल्यूज सेम है, सारी वैल्यूज सेम है। तो यहां से हमको पता क्या चल रहा, अगर दिखने में ऐसी होगी आपकी मैट्रिक्स तो आप उसको बोलोगे स्केलर मैट्रिक्स, ना कि डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये भी बात समझो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, पर ये स्पेशली अगर आपको सेम नंबर्स मिल जाए डायगोनल पे तो आप उसको बोलोगे स्केलर मैट्रिक्स। जबकि अगर आपको डायगोनल पे ही, ये भी देखो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल पे ही सेम नंबर मिल जाए पर सारे 1 हो, यहां सेम नंबर थे, यहां पे 2 हो सकता था, 1 हो सकता था, 3 10 20 -20 कुछ भी, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, सेम होने चाहिए। अगर ये सब बदल बदल के हो तो क्या कहलाएंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ये सारे आपके हो डायगोनल पे पर सबकी वैल्यू 1 ही हो, कंपलसरी हो जाए 1 1 1, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, माइनस भी नहीं हो सकता, हमेशा 1 हो, तो वो आपकी कहलाती है, उसका नाम होता है सिक्स्थ मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं हम लोग यूनिट मैट्रिक्स, या एक नाम और होता है हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं, इस चीज का किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मेरे ऊपर किसी का फर्क नहीं पड़ा तो मेरी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, तो इस हिसाब से नाम बोल दिया गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये 6 मैट्रिक्स हो गई। अभी आगे आते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। बहुत सारी चीजें यहां हैं जो भी मैं नहीं बता रहा हूं, वो जब आएगा टाइम तब बताऊंगा। ठीक है, नल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल, ये 3 बाकी हैं। ठीक है, चलो 7th मैट्रिक्स का नाम है नल मैट्रिक्स। नल, इसमें हमारा पानी निकलेगा, है ना,
नल का मतलब बहुत लोगों को पता होगा, नील बट्टे सन्नाटा, वैल्यू नहीं होगी यहाँ पे कोई भी। नल मैट्रिक्स क्या होती है? अगर ऐसी मैट्रिक्स जो सब 0 0 हो, ये रहा नल मैट्रिक्स, सिंपल, ठीक है, ये रही आपकी नल मैट्रिक्स। अब जरूरी नहीं 3x3 की भी हो, आप इसको भी नल मैट्रिक्स बोल सकते हो, 0 0 0 0, या 4 नंबर हो उसको भी आप बोल सकते हो नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स में देखो ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इस नल मैट्रिक्स में ऑर्डर का मतलब नहीं है। अगर आपकी सारी वैल्यूज 0 हो, चलो ये भी नल मैट्रिक्स, आ जाओ 0 0 0, ये भी तो नल मैट्रिक्स है आपकी, बस ऑर्डर चेंज हो गया इसका, समझ रहे हो? मतलब सारी वैल्यूज 0 हो तो वो नल मैट्रिक्स। बाकी यहां जो सिखाया था डायगोनल स्केलर में, उसमें डायगोनल जैसा ही होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म में ही होना चाहिए। तो नल मैट्रिक्स हो गया। अब आते हैं दो जो बाकी बची, वो भी सिंपल सिंपल वो भी है। हमारा 8वां है अपर ट्रायंगुलर या ट्रायंगल, बुक अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा होता है, मैट्रिक्स। और 9th होता है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और भी कोई मैट्रिक्स होती हो तो आप उसको पढ़ सकते हैं, पर जनरली इस बुक में इतना ही दिया है। मतलब कहने के टर्म होते हैं, नाम होते हैं, यूज नहीं होते हैं। अपर ट्रायंगुलर कहने क्या मतलब है भाई? देखो ट्रायंगल, अगर हम इसको देखें स्क्वायर मैट्रिक्स को, इसी फॉर्म में तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती, तो उसमें अगर हम ये मिटा दें तो अभी एक प्रकार का ट्रायंगल नहीं बन गया? देखो ऊपर बन गया ना। तो अगर अपर ट्रायंगल की बात करी जाएगी तो ऊपर ट्रायंगल बनाना है, तो आप कहोगे नीचे भी तो बनना है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर ऊपर बनना तो नीचे ही बनना। फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा वैल्यू से। तो अपर वैल्यू जहां पे वैल्यू होगी उस हिसाब से उसका नाम रखा गया है। अब आपको कंफ्यूज करने से पहले मैं इसको आपको बता देता हूं। देखो एक मैट्रिक्स है, ये 3x3 की है, m की वैल्यू भी 3, n की वैल्यू भी 3। इसमें अपर ट्रायंगुलर बनाना है हमको, तो क्या करेंगे हम लोग? 1 2 -1 6 7 9, बाकी सब 0। अब सही से देखो, ऊपर की कहने का मतलब क्या? अब यहां अगर 0 होता तो क्या कोई दिक्कत हो जाती? ना होता। 3 नीचे के 0 हो गए ना, नीचे का पूरा ये 0 हो जाए और ऊपर का ये ऐसे कोई वैल्यू मिल जाए, तो देखो ऊपर ट्रायंगल बन गया, नहीं बन गया? तो अगर वैल्यूज ऊपर हैं तो अपर ट्रायंगल, वैल्यूज अगर नीचे हैं तो लोअर ट्रायंगल। अभी इसको नीचे वाले फॉर्म में अगर बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं? मिटा दूं यहाँ पे? चलो इसको मिटा देते हैं, कोई मतलब तो है नहीं। लोअर ट्रायंगल अब आ जाते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स है, इसका नाम है बी। अभी थोड़ी बड़ी बना देता हूं मैं। 1 7 6 5 4 3 2 1 9 8 -1 3 7 9 11 12 भी हो सकता है, पर वो कंफ्यूजन ना करने के लिए कर रहा हूं मैं। 4 6, ये हो गया 4x4 की मैट्रिक्स। और ये चीज यहां ना लिखा जाता है ना, ये लिखते समय ध्यान रखना, आप ऐसे लिखोगे बीच में करीब करीब। अब देखो हमको क्या बनाना है? ऐसी मैट्रिक्स जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो। ये अपर ट्रायंगुलर थी, नीचे 0 थे, यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर, यानी वैल्यूज नीचे मिलेंगी हमको। तो ये डिसाइड कैसे करोगे? तो पहले नंबर से डिसाइड करोगे। यहाँ पे 1 है अगर, ठीक है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 होंगे, यहाँ के तीनों मिटा दो। इस बार हमको नीचे वैल्यू लेनी ना, तो ऊपर के 0 करने, तो पहला ले लिया, बाकी तीनों 0। यहां 2 ले लेंगे, बाकी दोनों 0। ठीक, यहां ले लेते हैं हम लोग 1, बाकी ये 0, और यहां पे सारे। तो अब सही से देखो क्या है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। नीचे का आपका एकदम ट्रायंगल जैसा बन गया, देखिए, ठीक है। ऊपर की वैल्यू 0, नीचे वैल्यू, तो ये आपका कहलाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहां पर आपके सारे मैट्रिक्स के टाइप हो गए खत्म, ठीक है। समस्या कोई नहीं होनी चाहिए। अगर कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, बस कोई उल्टी सीधी बातें ना कर देना, गुस्सा बहुत लगती है। अगला टॉपिक है हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। बता देता हूं, फिर आके वो डालूंगा इसमें इंक। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, पहले इंक पड़ेगी वरना बेकार हो जाएगा सब। चलो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं। जैसे मान लो 2 मैट्रिक्स है हमारी, एक का नाम है ए, और वैल्यूज यहां पे लिख लेते हैं A11
A12, यहाँ पे छोटा सा लिख रहे हैं ना क्योंकि सिखाना है हमको, A22, ये मैट्रिक्स हो गई। तो इक्वालिटी तभी हो पाएगी जब दोनों बराबर होंगे, ऑर्डर सेम होगा। बराबर से मतलब ऑर्डर सेम है। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, तो लिख लो यहाँ पे 2 रो हैं 2 कॉलम है। इसी तरह से दूसरी मैट्रिक्स ले ली B, ठीक। यहाँ पे ना लिखो, चलो यहीं लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। B11, कोई भी नाम लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। B12, B21, B22। अब इसमें भी देखोगे आप तो आपको ऑर्डर सेम ही मिलेगा, 2 क्रॉस 2 का, ठीक है। बोला गया इफ A इक्वल टू B, A इक्वल टू मतलब मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2 बराबर हैं, देन तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो ना, A11, A12, A21, A22 इज इक्वल टू B11, B12, B21 एंड B22। तो दोनों मैट्रिक्स को आप इक्वल करके लिख सकते हो, इसी को बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब आप सोचोगे इससे फायदा क्या हुआ, इससे ये फायदा हुआ कभी कभार कुछ वैल्यूज पूछ लेता है ऐसे करके, जैसे एक क्वेश्चन ले लो यहाँ पे, फाइंड x एंड y, वैल्यू के मैंने पहली मैट्रिक्स यहां पे है, मान लो 3x 0 -3, कुछ भी हो सकता है, 0 हटा देते हैं, ये मैट्रिक्स है। फिर यहां बोला उसने y -3 7, इक्वालिटी है ना, तो नीचे के एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब देखो इक्वालिटी से क्या पता चला, ये एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, ये एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, वो तो गिवन होगा। पर कभी कभी सामने के वैल्यूज ऐसे चेंज कर देते हैं। अब ये वैल्यू इसके बराबर ही तो होनी चाहिए, तो क्या पता चला y = 3, x = -3। तो ऐसे करके कभी कोई ये 2 कौड़ी का क्वेश्चन है पूछ लिया जाता है, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 3। हलवा था ये, है ना, चम्मच भी नहीं चाहिए, इसे ऐसे मिला फटाक से एकदम चालू कर दिए। एक वो वीडियो वायरल हो रहा है इस समय, कोरोना वायरस, तुम दावत के दिन आ जाते हो, रसगुल्ला नहीं खाने देते, इस करके कुछ है, भैया रसगुल्ला कम खाओ। और हाँ, आप सभी लोगों से ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी लोग आपको आप वैक्सीन अगर लगवाने में कैपेबल हैं, आपकी एज हो गई है, 18+ हैं आप, तो आप वैक्सीन ज़रूर लगवा लें। पर अगर आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट हैं तब लगवाइएगा। अगर आपको कोई भी क्रिटिकल कंडीशन है या कोई भी नॉर्मल चीज़ है, तो आप अपने जो भी डॉक्टर को आप दिखाते हो उनसे, या किसी तरीके से किसी अच्छे डॉक्टर को, अगर क्रिटिकल कंडीशन है तो थोड़ा अच्छे डॉक्टर से, या अपनी ब्लड रिपोर्ट वगैरह देख लें, सब चीज़ अगर नॉर्मल हो तो वैक्सीन ज़रूर लगवा लें। क्योंकि प्रॉब्लम ये होगी आगे जैसे जैसे होगा तो वैक्सीनेशन की शॉर्टेज ज़्यादा हो रही है। तो इस तरीके से मैं ये नहीं कहूँगा कि वैक्सीन खत्म हो जाएगी, ये प्रॉब्लम हो जाएगी जब एकदम से लोग, जब अभी देखो अभी नॉर्मलाइज नहीं हुआ, अभी वैक्सीन लगाना जो लगवा रहा है वो क्या, जैसे कि क्या बोल सकते हैं, जो वैक्सीन इस समय लगवा रहा है वो अपने आप को समझ लो योद्धा मानता है कि मैंने वैक्सीन लगवा लिया, कुछ हुआ नहीं मुझे, इस तरीके की बात चल रही। पर एक टाइम ऐसा आएगा जब वैक्सीन लगना बहुत कॉमन हो जाएगा। जैसे याद करो, जैसे कोरोना वायरस जब आया था तो हम लोग घर से बाहर निकलने में भी डरते थे, खुद डर लगता था। फिर धीरे धीरे आदमी नॉर्मलाइज हो गया। अब मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे ही मास्क, बिना मास्क लगाए घूमते हैं। ऐसा नहीं कि उससे कुछ होगा नहीं, होगा, पर वो इतना नॉर्मलाइज हो गया है ना कि बहुत लोग ने मान लिया अरे ठीक है हमको कहाँ कुछ होगा, इस तरीके से चल रहा है। तो उसी तरीके से जब एक टाइम आ जाएगा वैक्सीन की नॉर्मलाइजेशन की, जब आपको वैक्सीन लगभग सारे लोग लगवाते दिखेंगे कि यार अब तो सब लोग लगवा रहे हैं, हम भी लगवा लें, तब आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत भीड़ मिलेगी। जहां पर भी आप वैक्सीनेशन सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाओगे वहां पे आपकी बुकिंग नहीं होगी जल्दी, और बाई चांस अगर बुकिंग हो जाएगी तो आपकी इतनी भीड़ हो जाएगी वहां पे, जैसे मान लीजिए अभी आप 2 गज की दूरी सिस्टम बना रहे हो, फिर एकदम से ऐसा टाइम आ जाएगा कि 200 लोग खड़े हैं। अभी भी ऐसा कहीं कहीं मिलता है देखने के लिए, 500 लोग लाइन लगाए खड़े हैं, वहां पे आप वैक्सीन लगवाने जाओगे, वहां से कोरोना लेके आओगे। तो इसका मतलब क्या है, अभी जितने लोग अभी लगवाते रहेंगे तो वो एक टाइम पे भीड़ कम होगी, तो वो आप अपने लिए भी अच्छा कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के लिए तो अच्छा कर ही रहे हैं, प्लस साथ साथ में जो एकदम से जो भूकंप आने वाला है, क्योंकि आएगा जरूर, नॉर्मलाइजेशन जैसे होगा, उससे भी आप बच जाएंगे। तो एक्चुअल में देखिए आप लोग तो छोटे हैं, अभी आप ध्यान नहीं दे रहे होंगे,
इन बातों का, पर एक बार ज़रा सोच के देखिएगा, आप लोग तो हेल्दी, इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़िया होता है, इम्यूनिटी आप लोग की इतनी अच्छी होती है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। पर आपके जो माँ बाप होंगे, आपके दादी दादा बाबा, इस तरह के जो भी लोग होंगे जिनकी एज 50+ या 60 के करीब हो गई है, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम चाहते हुए भी उतनी अच्छी नहीं होती, इतनी अच्छी कि 18 या 20-30 वाले लोग की होती। तो आप कभी कभार क्या होता है, आप मान लीजिए कोविड बाहर से ले आए किसी के थ्रू और आपके था, पर आप सर्वाइव कर गए, पर आप समझ नहीं पाए, आपने अपनी फैमिलीज को भी, अपनी फैमिली को दे दिया। ठीक है, आप नहीं चाहते हैं कि आपको जिस किसी कुछ हो, पर बाई चांस खुदा न खास्ता कुछ प्रॉब्लम हो जाती है आपकी फैमिली में, मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा कुछ कभी किसी के साथ हो, तो आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन यही है कि अगर बाई चांस कहीं ऐसी कंडीशन आ भी गई तो आप उससे पहले वैक्सीनेटेड हैं, तो आप उससे बच जाएंगे। मतलब मॉर्टेलिटी यानी कि डेथ के जो चांसेस होते हैं वो लगभग खत्म हो जाते हैं। अगर आपके कोरोना वायरस हो भी जाएगा तब भी आप उसको सर्वाइव कर ले जाएंगे, आप और आपके जो भी जानने वाले हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके दोस्त यार हैं। तो बस मेडिकली फिट होइए तब जाइएगा, क्योंकि कभी कभी कुछ मान ली बुखार है, कुछ इधर उधर बात हो गई, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ किसी को, वो आपके ऊपर है, पर मैं ये मोटिवेट करना चाहता हूँ आपको कि ये अच्छे काम है, आप कराइए। और अपने जो भी आस पड़ोस के मोहल्ले ले लोग हैं, कहीं कहीं पे देखा होगा आपने, सब डर रहे हैं इस समय पे कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, कोई खत्म हो गया, अफवाह भी उड़ा करती है। इस समय यूट्यूब और फेसबुक पे जो थोड़े से हमारे पापा या मम्मी जैसे लोग होते हैं जो इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको इन सब चीज़ों के बारे में मतलब वो भी चाहते हैं कि उनको भी हाईटेक हो जाएं, पर उनको इतनी नॉलेज नहीं है, तो हम लोगों को उनको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में अच्छा करना पड़ेगा, साथ साथ में समझाना पड़ेगा कि हर व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे आई हुई चीज़ लगभग सब बेकार ही होती है, अफवाह ही होती। तो उसको आपका जिम्मेदारी समझाना है। अगर आप 18+ हैं तो खुद भी लगवा लीजिए, थोड़ा सा मुश्किल होगा बुक करने में। प्लस अगर 45+ है तो 110% आपकी बुकिंग आराम से हो जाएगी, आप आराम से उसको लगवा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मजाक में मत लीजिएगा। आप चाहे भाजपा को सपोर्ट करते हो, बीजेपी को करते हो, सपा को करते हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, ये आपकी जान पे बात आ गई है। यहाँ पे ये मत सोचिएगा ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, भारत से आई है, पाकिस्तान से आई है, इस तरह की बेवकूफ़ी वाली बातें आप मत करिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत लंबी बात मैंने बता दी, इसलिए बताई ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि इतने लोग ऐसे ही खत्म हो रहे हैं। आपके जानने ही वाले में कुछ लोग खत्म हुए होंगे, नहीं आपके क्लोज में तो कुछ दूर दराज में, पर जब फैमिली पे बात आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ ना हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इसको आप रिक्वेस्ट मानिए तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, वो बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे एक्सरसाइज को। और एक्सरसाइज में कुछ ऐसा बताने लायक नहीं बहुत ज़्यादा, तो जो भी थोड़ा बहुत है वो मैं बता दूंगा आपको, ताकि आप ये एक्सरसाइज को इजीली खत्म कर लें। अगली वीडियो में आपको मिलेगी एक्सरसाइज नेक्स्ट वाली, यानी 7.2। पहले एक क्वेश्चन है वो बता देता हूँ मैं आपको। ये जो क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है। ठीक है, अगर आप बुक में चाहते हैं तो आप एग्जाम्पल नंबर 3 देख सकते हैं। कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स aij = i + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये आप समझ रहे होंगे, इस तरह का क्वेश्चन कराया था मैंने। तो देखिए यहाँ से हमको क्या है, 2x2 की मैट्रिक्स बनानी, यानी कि ये बनाना है हमको। a = a11 a12 a21 a22, यही है तो ये 2x2 की मैट्रिक्स, यानी हमको ये 4 एलिमेंट चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तो a11 पहले, a11 क्या होता है भाई, यहाँ 1 और 1 पुट करना है i और j की जगह पर। 1 + 2 × 2 तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 हो जाएगा आपका। इसी तरह से जब आप a12 निकालेंगे तो यहाँ पर 1 रहेगा और j की जगह पर 2 हो जाएगा, i और j। तो 1 तो वजन रहेगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा ऊपर। 5 का स्क्वायर कर दो, 25/2। इसी तरह से a21, i की वैल्यू 2 और ये है 1, तो 2 और 1 3, 2 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16/2, तो 8 हो जाएगा। फिर a22 अगर निकाल के देखोगे आप तो a22 में कितना हो जाएगा, वो भी 2 वो भी 2, तो 2 ये 2 2 = 4, 6 36 18 हो जाएगा आपका ये। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो ये यहाँ वैल्यू पुट कर दो इस जगह पर। a = a11 है हमारा 9/2। पॉइंट में नहीं लिखते हैं जनरली, इसको ऐसे ही लिखा जाता है। जब तक कि कोई रिक्वायरमेंट ना हो पॉइंट की, आप मत लिखिए, ऐसे ही रेशियो के फॉर्म में लिख दिया करिए। रेशियो मतलब P/Q के फॉर्म में। a12 हमारा 25/2, फिर है
8 और 18, ये हमारी मैट्रिक्स बनाने का उसने बोला था। अब आप क्वेश्चन देखिए, बोला था कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, ऑर्डर ये होना चाहिए और साथ साथ में उसमें ये कंडीशंस होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन था। अभी इस तरह के क्वेश्चन कई सारे आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो वो देखिए क्या है, अभी जो मैं कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज वो बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, ठीक है। इसको जनरली स्कूल में बताया भी नहीं जाता है, पर मैं कुछ क्वेश्चन बता दूंगा ताकि आपको, जैसे मान लीजिए एक बता दिया, 4 उस तरह के आप खुद कर लो, है ना, ताकि आप कमेंट में बार बार पूछो ना। तो आप क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखिए मैट्रिक्स टाइप के हैं, तो टाइप तो कर नहीं सकता हूँ मैं, तो स्क्रीन पे आपको फोटो दिख जाएगी, है ना, या फिर मैं यहाँ पे बना दिया करूँगा थोड़ा बहुत, जो भी रहेगा। छोटा क्वेश्चन होगा तो मैं लिख ही दूंगा। देखो बुक है आर डी शर्मा, जो भी क्वेश्चन नहीं लिखूंगा मैं वो आप वहां से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। देखो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक्सरसाइज 7.1, पहला क्वेश्चन है कि एलिमेंट 8 हैं, किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट 8 हैं, तो कितनी तरह से उसको लिखा जा सकता है, ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो देखो 8 एलिमेंट, अभी बताया था एलिमेंट m क्रॉस n होता है, यही तो होता है 8। अब इसको m क्रॉस n के फॉर्म में तोड़ना है, तो इसको तोड़ो, कितने तरीके तोड़ सकते हो, एक तोड़ सकते हो 1 और 8, एक तोड़ सकते हो उसका उल्टा, एक 4 और 2, एक उसका उल्टा। तो 4 तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। कितने हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हैं, 4, एक ये m क्रॉस n, एक ये, एक ये, एक ये, सब में देखो 8 ही बनना है। कह रहा था अगर एलिमेंट घटा के 5 कर दिए जाए, m क्रॉस n 5 कर दिया जाए, तो यहाँ पे देखो 2 ही तरीके बचेंगे, या तो 5 क्रॉस 1 कर लो या 1 क्रॉस 5 कर लो, इसके अलावा कोई तरीका नहीं बचेगा। तो पॉसिबल आपके पास जो ऑर्डर है यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। तो जब ऑड होगा तो जनरली 2 ही मिलेंगे, वो ऑड नहीं प्राइम नंबर, है ना। बाकी जितने होंगे उनमें आपको डिफरेंट मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए mn बोल देता कि 10 है, तो आप यहाँ पे हो जाता है 10 1 1 10 5 2 2 5, तो यहाँ पर भी 4 पॉसिबल ऑर्डर हो जाते हैं। तो डिफरेंट नंबर के लिए डिफरेंट ये चीज हो जाती है, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं थी, ठीक है। अब आते हैं आगे। ये सारे क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर नहीं लिखूंगा ना, क्योंकि इतने बड़े बड़े हैं, टाइप भी नहीं करते बनेगा, मैट्रिक्स कहाँ से टाइप कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 2 3 -5 1 4 9, फिर है 0 7 -2। ये a की वैल्यू दे दी इसने, साथ साथ में इसी तरह से b की वैल्यू है 2 -1 -3 4 1 2। कह रहा है देन फाइंड a 22 a22 प्लस b21 एंड एक ये क्वेश्चन है अलग है। दूसरा क्वेश्चन है a1 b1 a11 b11 प्लस a22 b22। ये है, देखिए 2 अलग अलग क्वेश्चन है, एक ये है एक ये है। अब आपको पता है इसमें क्या करना है, एलिमेंट निकालना है। a22 कितना है भाई, a पे आ जाओ, 2 1 ये हो जाएगा, a12 सॉरी a11 a12 a13 a21 a22, तो a22 की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, लिख दो यहाँ पे। b21 ये -3 हो गए, यहाँ पे लिख दो -3, वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो इस तरीके से इसका आंसर निकालेंगे। सेम काम यहाँ पे आप कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, ये लिखूंगा नहीं मैं, अगर जरूरत पड़ेगी लिख दूंगा। लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 4, एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की है। आगे क्या बोला उसने, इफ R1 डिनोट्स द फर्स्ट रो ऑफ A1, ठीक है। देखो फर्स्ट रो जो है इसकी वो R1 से डिनोट हो रही है, ठीक है, R1 से। जैसे फर्स्ट रो इसकी है ये, तो इसको R1 बोल दिया गया। अभी मैं इसका एग्जांपल भी ले लूंगा, रो ऑफ A एंड C2 डिनोट द सेकंड कॉलम, और ये सेकंड कॉलम को क्या बोलते हैं, डिनोट कर रहे हैं। C2 R1
रो 1 C2 कॉलम 2। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है देन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस R1 एंड C2। तो बताओ इसका और इसका ऑर्डर क्या होगा, दोनों का ऑर्डर अलग अलग होगा ना, मैट्रिक्स होंगे ना दोनों, इसलिए दोनों का ऑर्डर बताओ। देखो 3x4 है, मान लेते हैं, मान लो हमारी मैट्रिक्स है ये A11 A12 A13, तो हमको कितने कॉलम चाहिए, 4 चाहिए, तो 1 2 3 4। ठीक, यहां कर लो 2 1, यहां रहेगा 3 1, आपको पता है 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4। ये हो गई आपकी मैट्रिक्स 3x4 के 3 रो हैं 4 कॉलम है। उसमें बोला गया इस रो को अगर आप R1 मान लो, चलो ठीक है, तो R1 मान क्या लो, R1 को ये डिनोट कर रही है, R1 ये इसको डिनोट कर रहा है, A11 A12 A13 A14, इतना ये है पूरा R1। ठीक है, तो कह रहा है इसका ऑर्डर बताओ। अब इसका ऑर्डर क्या है भाई, इसका ऑर्डर है 1x4, क्योंकि इसमें एक रो है और 4 कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर पता चल गया। लिख दो यहाँ पे ऑर्डर है इसका 1x4, बहुत सिंपल चीज थी, आप समझ गए होंगे। फिर बोला C2 को उठाओ, C2 कौन, ये। अब बताओ इसमें कितने रो हैं, 1 2 3, 3 रो हैं, कॉलम कितने, 1, तो इसमें क्या करोगे, रो 3 कॉलम 1, रो पहले बताना होता है, तो रो 3 हो गया कॉलम 1 हो गया। तो ये चीज यहां पे पूछी गई थी। ठीक, तो इस तरह के कुछ इधर उधर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये टफ नहीं है, बस समझ लेना है आपको कि करना क्या है इसमें। अरे यार पता नहीं कहां से कुत्ता आ गया भैया, रात होती तो कुत्ते ऐसे करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वही कर रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 2x3, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 2x3, आगे क्या है, A इज इक्वल टू AIJ, अच्छा हाँ, A इज इक्वल टू मैट्रिक्स AIJ। अब देखो कंस्ट्रक्ट करना मैट्रिक्स इस फॉर्म में, अब जो कंडीशन होगी आप दिएगा, तो इसमें 4 कंडीशन है, चारों आप करोगे। ठीक है, क्योंकि ये मैं बता चुका हूं। पहला क्या है, AIJ जो होगा उसमें आप I क्रॉस J का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, दूसरी कंडीशन बोली है AIJ आपका है जो, वो हो जाएगा 2I माइनस J, और भी मैंने करवाया था एक, है ना, अभी एक देखिए आएगा पार्ट, आप कहोगे हाँ आप करवा चुके हैं। थर्ड है हमारा I प्लस J, AIJ जहां पर होगा वहां पे आप I प्लस J कर दोगे अल्टीमेटली। और जो फोर्थ आपका कंडीशन है, फोर्थ क्वेश्चन है I प्लस J अपॉन 2, AIJ इज इक्वल टू I प्लस J अपॉन 2। अभी याद करिए, थोड़ी देर पहले मैंने कराया था I प्लस 2J अपॉन 2, उधर तो स्क्वायर भी लगा हुआ था, तो आप समझ गए होंगे किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। तो इन चारों को आप सॉल्व करोगे, आंसर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मैं मिटा रहा हूं ताकि थोड़ा सा लिखते बने। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम चीज करनी है, मैं लिख देता हूं और देखता हूं अगर कुछ बताने वाला को तो बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी मैट्रिक्स का 2x2 कर दिया गया है। ठीक है, तो मैं सारा नहीं लिख रहा हूं, बता दे रहा हूं क्या क्या है। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 2x2, और एक जगह AIJ है अपना। अब कंडीशंस चाहिए हमको। पहली कंडीशन बोली गई है AIJ इज इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2, अभी करवाया था। दूसरा बोला गया I माइनस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तीसरी कंडीशन है ये IAJ बराबर ये है, फिर ये है, तो 3 जैसे यहाँ पे नहीं डिफरेंट डिफरेंट है, इस तरीके से ये क्वेश्चन है। तीसरा बोला गया है I माइनस 2J, हमारे में क्या था जब मैंने करवाया था, प्लस था, तो सेम चीज है, आप समझ ही रहे हो क्या करना है। और लास्ट में है 2I माइनस 3J अपॉन
2, ये है मॉड, ठीक है। तो ये लास्ट वाला मैं मॉड वाला करवा देता हूं आपको। देखो 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स बनानी है, यानी 4 एलिमेंट होंगे। इसको ले लेते हैं हम लोग। पहला हमारा क्या रहेगा, A11। A11 मतलब क्या, I की वैल्यू भी 1, J की वैल्यू भी 1। पुट करो चौथे वाले में, 1 दोनों है तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, तो 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 3 माइनस 1 हो गया। मॉड में था ऐसा हो जाएगा -1 मॉड में अपॉन 2, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 1/2। फिर चाहिए हमको A12, यानी I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2। I की वैल्यू में मतलब 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 6, 2 माइनस 6 यानी -4/2, यानी कि 2 मॉड है ना तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 1 ले लो, I की वैल्यू 2 और वो 3 पहले ही से है, 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो -1, तो ये भी 1/2 हो जाएगा, है ना, सही है ना। I की वैल्यू, अच्छा गड़बड़ हो गया, I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 है, तो 2 2 जा ये हो जाएगा 2 2 जा 4 -3, तो 4 - 3 1/2 होगा, तो वही, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। A22 ले लो, दोनों 2 2 हो जाएंगे, ये 2 होगा 2 2 जा 4, ये 2 हो जाएगा 6, 4 - 6 -2/2 यानी 1 -1 तो 1 ही हो जाएगा। ये आपके हो गए। तो मैट्रिक्स क्या बनेगी आपकी, A = पहला है हमारा 1/2, फिर है दूसरा 2 और 1/2 और 1। बहुत इजी था, इस तरह का एक करा दी मैंने, तीनों आपको करने हैं। फोर्थ वाला फिफ्थ वाला दोनों एक ही ऐसे हैं। अब आगे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे ही है, मैं लिखा दे रहा हूं, आप कर लीजिएगा उसको। 6 और 7 एक ही ऐसे हैं। 6 में बोला उसने 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स होनी चाहिए, ऑर्डर आप समझ गए। और AIJ की वैल्यू बता देता हूं मैं। पहला बोला है AIJ में, AIJ = ये बार बार वही करवा रहे हैं यार, I + J। एक ये बोला, दूसरी कंडीशन बोली है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल दो डायरेक्टली, AIJ = नील लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये दूसरा है हमारा सिर्फ J, AIJ = J लिख देता हूं, AIJ = J, जहां पर AIJ दिखेगा वहां सिर्फ J लिखना है आपको। उसके बाद 2I, मतलब I को इग्नोर कर देना, 2I। थर्ड वाला है AIJ = 2I, अभी एक बता दूंगा, परेशान ना हो। और फोर्थ है हमारा AIJ = 1/2 -3I + J। देखो ये लास्ट वाला जो है वो मॉड है, ध्यान रखिएगा, ये आप कर लोगे। इस तरीके का मैं बता देता हूँ, IJ सिर्फ अकेला है तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना यार, बात वही है। मैट्रिक्स देखो 3,4 की रहेगी, यानी यहाँ पे हमको A11 A12 A13 A14 तक जाना होगा। रो 3 है पर कॉलम 4 तक जाना होगा। तो देखो AIJ को लेते हैं, सेकंड किसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, बात वही, J ले लेते हैं इसको। तो हमारा हो जाएगा A11, भाई इसको इग्नोर कर देना है, सिर्फ J को लेना है। J कितना है हमारा, 1 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। फिर A12 I इग्नोर कर दो तो 2 वैल्यू आ जाएगी। A13 3 हो जाएगा, A14 4 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से आप 2 1 2 2 निकाल लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए वहां से। 2 1 तो भाई सिर्फ 1 को देखोगे, 2 2 सिर्फ 2 को देखोगे, ठीक। 2 3 सिर्फ 3 को देखोगे, 2 4 सिर्फ 4 को देखोगे। आप सही से देखो, हर बार यही देखोगे, 1 का 1 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, 1 2 3 4। तो आपकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, सिंपली A = 1 2 3 4 एक रो, 1 2 3 4 2 रो, और 1 2 3 4 3 रो। ये आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी जो आपसे पूछी गई है। यहाँ पे क्या करा, I को इग्नोर कर दिया गया पूरी तरीके से, बस। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे लिख लीजिए, आपको करने हैं, ठीक है। और ये बुक जो RD शर्मा बुक है, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से भी परचेस कर सकते हैं, वहां आपको लिंक मिल जाएगा। और दोनों वॉल्यूम क्या बोलते हैं, जो अलग अलग पार्ट होते हैं वो सब एक ही में है ना। तो पूरी ये जो बुक है वो एक पार्ट में है, क्लास 12th की पूरी बुक, इसमें 2 वॉल्यूम नहीं रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 7th पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 4 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स रहेगी,
और पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें ए आई जे इजकल टू 2i प्लस आई अपॉन जे। दूसरा क्वेश्चन है ए आई जे इजकल टू, अब ये बोर हो गए इसको लिखते लिखते, आई माइनस जे आई प्लस जे। ठीक है। तीसरा है हमारा आई जे इजकल टू 2i, देखो फिर वही तरह की चीज है। फोर्थ है हमारा ए आई जे, अरे क्या लिख दिया, अरे गड़बड़ लिखी थी इसमें 2i, इसमें नहीं था, इसमें सिर्फ इसमें है आई, सिर्फ 3 ही है इसमें। ठीक है, चलो खैर 3 ही है, तीनों आप कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसमें लगेगा कॉन्सेप्ट अभी जो लास्ट में बताया था, इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स। फाइंड एक्स वाई ए बी, फाइंड एक्स वाई ए एंड बी, इतनी चीजें फाइंड करनी है। गिवन क्या है, देखो गिवन है 3x प्लस 4y ए प्लस बी 2x माइनस 2y 2a माइनस बी माइनस 1। ये मैट्रिक्स से ध्यान रखिएगा, ये एक एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, इक्वल में है 2 2 4। इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट लगना है 5 माइनस 5 माइनस 1। चलो इससे हमको चारों वैल्यूज निकालनी। चलो उठाते हैं एक एक को। और हाँ, जो भी चीज एक्स वाई में नहीं होती, अगर एलिमेंट दोनों दिए होंगे पूरे पूरे वैल्यू, तो वो इक्वल ही होने चाहिए। देखो यहाँ -1 है तो यहाँ -1, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, बाकी एक्स वाई वाले में तो निकालना ही है आपको। चलो एक्स वाई से स्टार्ट करते हैं। ये वाला टर्म इसके बराबर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2। लास्ट वाला से x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब चारों मत लिख लीजिएगा, पहले एक्स वाई को निकाल लो। अब देखो यहां पर है 4y, यहां पर है 2y, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। ये लिखना नहीं होता है, रफ पे करना है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा 4y, ये हो जाएगा 8। ठीक, अब क्या हो गया, 4y दोनों हो गए, ये प्लस का ये माइनस का, अगर इन दोनों को जोड़ दो तो दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे। तो लिख दो एडिंग 1 and 2। अब 1 and 2 कहां है, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2। जैसे ही इसको आपने ऐड करा तो देखिए ये और ये कट गया, ये और ये जुड़ जाएंगे, 3 2 5 हो जाएंगे। तो ये हो गया 5x, ये हो गया 10। तो x की वैल्यू मिल गई आपको 2। x मांगा गया था, x की वैल्यू मिल गई 2 आपको। अब ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो, पहले लिमिट डाल दो, उसमें तो डिस्टर्बेंस नहीं करी थी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखते हैं 3x की वैल्यू है 2 प्लस 4y इक्वल टू में है 2। 3 2 जा 6, उधर चला गया -6, तो 4y इज इक्वल टू 2 माइनस 6 माइनस 4y इज इक्वल टू -1। यहां से आपको x y की वैल्यू मिल गई। अब अगर आप x और y दोनों वैल्यू पुट करो तो इसके बराबर आना चाहिए। देखो 3x कितना है 2, 3 2 जा 6 हो गया, फिर प्लस 4y, 4 है, y की वैल्यू -1 है, तो कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 -4। अब देखो 6 में से 4 गया, कितना बचा, 2 बचेगा, और देखो 2 ही था। तो यहां से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। रेनबो मिटा देता हूं मैं। अब a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको हटा देता हूं मैं। सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, कर लेना यार, है ना। अब डिस्टर्ब क्या करना बार बार। a और b की वैल्यू आप निकाल लेना, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और क्वेश्चन इस लायक के है नहीं कि करवाए जाएं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन जो तीनों क्वेश्चन अगले जो हैं वो मैं आपको जो है होमवर्क में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 10 एंड 11, तीनों में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ओमेगा की वैल्यू निकालनी, सब में सेम काम करना है। 11 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में लेंथी जरूर लग रहा है आपको, पर इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 12th वाला भी आपका सेम काम करना है। तो ये आपके जो 9 10 11 12 ये चारों क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे इस समय दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो है सेम कॉन्सेप्ट में है, इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करके ABCD वगैरह की वैल्यू निकालनी है। देख लेता हूँ जरा, कैमरा से आवाज आ रही थी कि कुछ बंद तो नहीं हो गया, हाँ ठीक है। अब आते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कुछ।
क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ रो मैट्रिक्स। लो भैया रो मैट्रिक्स का एग्जांपल, ए इज इक्वल टू 1 2 4 6, ये हो गया रो। छोटी रो भी बना सकते हो 1 2 3, ठीक है, ये हो गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का नाम दे दिया करो ए या बी कुछ ऐसे, ठीक है। फिर बोल रहा है डायगोनल मैट्रिक्स बताओ विच इज नॉट स्केलर। स्केलर का मतलब क्या होता था, जिसकी वैल्यू सेम होती थी, है ना। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स बतानी है, ये फर्स्ट पार्ट था इसका, है ना। सेकंड पार्ट है डायगोनल मैट्रिक्स का। डायगोनल मैट्रिक्स क्या भाई, कर लो यहाँ पे 2 0 0 0 3 0 0 0 -7, कुछ भी लिख दो। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, डायगोनल तो है पर स्केलर नहीं। स्केलर होता तो क्या होता, उसमें ऐसा होता, सब सेम होता, ठीक है। तो ये आपकी सिर्फ और सिर्फ डायगोनल है और ये आपकी स्केलर डायगोनल है, या स्केलर बोल दो डायरेक्टली। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 के दो चीज। और एक बोला ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दो पार्ट हो सकते हैं, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। तो यहाँ पे इसको देखो, अगर तो यहाँ वैल्यू चेंज कर दिया जाए, तो हम लोग अगर अपर ट्रायंगुलर बनाते हैं तो क्या बनाएंगे, 1 2 3 4 5 ऐसा बना दिया कुछ भी, 0 0 0। यहाँ देखो 3 मेंबर 2 मेंबर तो 1 मेंबर हो। ये हो गए देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें ऊपर वैल्यूज हैं। लोअर ट्रायंगुलर अगर बनाना है, इसमें बोला नहीं गया ना कौन सा ट्रायंगुलर, तो कोई भी बना दो। लोअर के लिए बनाना है तो ऊपर 3 जीरो करने हैं, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 1 नीचे 2 3 4 5 6, यहाँ 0 यहाँ 0। अब इसमें देखो नीचे ट्रायंगल बनना है, ये देखो है। तो इस तरह के क्वेश्चन यार बताने वाले नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, पर ये इतना कठिन है नहीं जितना लग रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला था सेल्स फिगर ऑफ 2 कार्स डीलर्स, 2 कार डीलर हैं ड्यूरिंग जनवरी 2013 की बात करी गई 14 में, जैन 2013 में। एग्जाम्पल में आपको ऐसे बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे। सोल्ड द डीलर ए सोल्ड 5 डीलक्स 3 प्रीमियम एंड 4 स्टैंडर्ड कार, ठीक है। वाइल बी डीलर बी सोल्ड, चलो ठीक है, डीलर बी सोल्ड 7 डीलक्स 2 प्रीमियम एंड 3 स्टैंडर्ड। तो 3 डिफरेंट टाइप की कार हैं यहाँ पे, और डीलर 2 हैं। तो एक का नाम डीलर ए है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, यहां पे लिखो डीलर ए, नाम लिख दो डीलर ए पूरा पूरा, और दूसरा वाला है डीलर बी, ठीक है। और कार के टाइप यहां लिख दो। पहला वाला कार का टाइप है डीलक्स, दूसरे वाला का नाम है स्टैंडर्ड या प्रीमियम, दूसरा क्या है प्रीमियम, दूसरा है आपका प्रीमियम, तीसरा है आपका स्टैंडर्ड। पूरा पूरा नाम लिखना। अब देखो यहां से मैट्रिक्स बना लेंगे हम, मैट्रिक्स तो अंदर ही बनेगी। अब डीलर ए ने ये 2013 का केस है, अभी आगे क्वेश्चन पढ़ा नहीं मैंने, ठीक। 2013 में है 7 डीलक्स 7 डीलक्स डीलर ए ने करे हैं। प्रीमियम कितने करे थे, 2 और 3 स्टैंडर्ड। तो डीलर ए की बात चली ना, तो पहले रो में, ठीक। दूसरा डीलर बी है हमारा, वो क्या कर रहा है, 5 3 4 था, 5 ये बी का निकल दिया मैंने, 5 3 4। आपको स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख जाएगा, तो वहां से आप उसको पढ़ भी सकते हो। दूसरा है 7 2 3, ये जनवरी की बात बोली गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। कह रहा है टोटल सेल्स ओवर द 2 मंथ पीरियड ऑफ जनवरी एंड फरवरी। मतलब अच्छा, अगला जो कंडीशन बोला है वो जैन और फेब 2 महीने का है, डेटा था ना। इसमें क्या था, जनवरी में देखा गया डीलर ए जो था वो 5 डीलक्स कार 3 प्रीमियम 4 स्टैंडर्ड कार दे रहा, पर 2 साल में थोड़ा आंकड़ा बदल जाएगा ना, 2 महीने में। तो वो आंकड़ा क्या हो गया, डीलर ए सोल्ड 8 डीलक्स 7 प्रीमियम और 6 स्टैंडर्ड, यानी 8 7 6, तो हो जाएगा 8 7 6। और फिर डीलर बी क्या कर रहा है उस टाइम पे, इन द सेम टाइम 2 मंथ पीरियड डीलर बी सोल्ड 10 डीलक्स 5 प्रीमियम 7 10 5 7 10 5 7। ये हो गया आपका, ये डीलर ए के लिए है, ये डीलर बी के लिए है, ये डीलक्स वाली है, ये आपका प्रीमियम वाली है, ये स्टैंडर्ड वाली है। अब इसी चीज को आप चाहो तो दूसरे तरीके से लिख सकते हो। कैसे, ऐसे लिख दो, इसका अल्टरनेट फॉर्म। अभी मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक।
आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि डीलर यहां रहेगा, है ना? अभी क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला ही नहीं है कि डीलर रो के फॉर्म में रहेगा, डीलर यहां लिख देते। मान लो ऐसे कोई कर देता, डीलर ए, डीलर बी, दलेर बी नहीं डीलर बी, ठीक? ऐसे ऐसे खींच दो भाई, यहां लिख दो डीलक्स, यहां लिख दो प्रीमियम, यहां लिख दो स्टैंडर्ड। डीलक्स कितनी थी 5, प्रीमियम 3, स्टैंडर्ड 4। इसी तरह यहाँ 7, 2, 3 ऐसे बना देते हैं। कोई यहाँ पे कुछ कंडीशन तो नहीं बोली अभी तक, इसको भी इसी तरह बता देते। तो यहाँ पर लास्टली अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो एक साफ साफ बात लिखी है कि राइट 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, यानी कि रो होने चाहिए 2। अब यहाँ कितने हो गए 1 2 3, मुझे पता था, मैंने पढ़ लिया था, मैंने 2 ही रो बनाए थे। हालांकि ना भी पढ़ता तो पहले आदत होती है ऐसे ही बनाने की, है ना? तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा हो मैट्रिक्स डिफाइन नहीं करेगी 2 क्रॉस 3 है कि 3 क्रॉस 2 है, तो आप दोनों बना सकते हो, ठीक? या दोनों बना दो डायरेक्टली, चिंता ही खत्म। तो यहां पर आप समझ गए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 मैट्रिक्स क्यों बनी अलग अलग, 2 अलग अलग डेटा दिए होते। तो यहां पर आप ये ना सोचो कि एक्स की कोई वैल्यू निकालनी थी, इस तरह कोई क्वेश्चन नहीं था। यहां सिर्फ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया था, एक कंडीशन को मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना था। क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया। अब आते हैं देखते 15 में बोला गया मैट्रिक्स इक्वल है, ये कर लेना आप लोग खुद से ही। 2x + 1 ये मैट्रिक्स, 0 2y, y² - 5y ये एक मैट्रिक्स है, ये इक्वल है दूसरी मैट्रिक्स के। वो मैट्रिक्स कितनी है, वो है x + 3 = y² + 2, ये हो गया 0, ये हो गया आपका -6, ठीक है? इसके कह रहे फाइंड x y, फाइंड x एंड y। यार इस तरह बहुत क्वेश्चन करवा दिए, हालांकि यहाँ पे शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह कहीं लग जाए तो आप लगा लोगे ना, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। अगर ना कर पाना तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। हालांकि अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, जरा सा भी कुछ भी ध्यान देते हो तो आप कर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी अकॉर्डिंग टू मी। 16 क्वेश्चन नंबर देखिए, इसी तरीके का है। मैट्रिक्स है आपकी x + 10 y² + 2y, x + 10 y² + 2y, 2 मैट्रिक्स के एलिमेंट ये हैं। फिर है 0 - 4, 0 - 4, फिर मैट्रिक्स क्या है 3x + 4 3, 3x + 4 3, और लास्टली है आपका 0 y² - 5y। ये हो गया आपकी 2 मैट्रिक्स जो कि इक्वल है। यहां पे बोला गया फाइंड x एंड y। तो सबसे सिंपल चीज क्या है भाई, ये देखो x + 10, ये 3x + 4, इन दोनों को इक्वल कर दो। सबसे पहले भाई हो जाएगा हमारा x + 10 = 3x + 4, 3x इधर है, x इधर है, तो इधर बचेगा 2x, ये 4 इधर आ जाएगा तो 6, तो x = 3 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी, ठीक? ये हो गया 3x, 4 इधर आया, 10 - 4 6, और 2/6 नहीं 6/2, तो 3, x वैल्यू हो गई आपकी 3। इसी तरह से y की वैल्यू निकालनी, पर यहाँ y की वैल्यू आप दोनों तरह से जाएंगे, चाहे यहाँ से इसको लो चाहे यहाँ से इसको लो, वैल्यू सेम मिल जाएगी, पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी पड़ेगी। यहाँ बोला गया y² - 5y, यही जो टर्म है, आप ऊपर वाला भी ले सकते हो, ये इक्वल टू ये y² - 5y = -4, -4 इधर लिया 4 हो जाएगा, y² - 5y + 4 = 0। अब 4 और यहाँ कुछ भी है नहीं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जानते होंगे आप, 4 और यहाँ जो कोफिशिएंट होता है उससे बनाना होता है 5 को, और कैसे प्लस माइनस करके। तो प्लस करते हैं एक्चुअल में या माइनस करते हैं, वो ये साइन बताता है आपको, जो सेकंड वाला होता है, सेकंड साइन मतलब स्क्वायर, फिर सिंगल फॉर्म, फिर जहाँ पर वाई होती नहीं उस जगह का जो साइन होता है वो चीज ही करना पड़ता है अल्टीमेटली, यानी कि प्लस ही करना पड़ेगा। 4 और 1 से 5 बनाना है, जाहिर सी बात 4 + 1 ही बनेगा, और कोई तरीका ही नहीं। लिख लो y² = -5 - 4 + 1 y + 4 = 0। y² - 4y, y² - 4y - y
प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इंक खत्म हो गई, लास्ट क्वेश्चन में सोच रहा हूँ करा दूँ तो दिक्कत आ रही। y कॉमन हो गया इसमें से, y माइनस 4 बचा, यहाँ माइनस कॉमन 1 ले लो, y माइनस 4, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 1 एंड 4। अब यहाँ देखो y की वैल्यू 2 आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे क्या है कि x की वैल्यू आई 1 और y की वैल्यू आई है 2। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं आपको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में कंसिडर हो जाएगा कि हर वैल्यू के लिए ये चीज सेटिस्फाई नहीं होती है। ठीक है, कभी कभी वैल्यूज निकल आती पर सेटिस्फाई नहीं होता, तो जब तक आप वेरीफाई नहीं कर लेते हैं प्रॉपरली, आप उसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं कि वैल्यू जो निकल के आई हैं वो हमारी इक्वल कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, वैल्यू निकल गई है पर क्या वो इक्वल कर रही हैं या नहीं कर रही, ये भी पता करना जरूरी होता है। कभी कभी क्या होता है y की वैल्यू 2 मिली और 1 से भी वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपका जो आंसर निकाला आपने वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा, क्योंकि इक्वल तो नहीं हो रही उस केस में, तो चेक करना पड़ेगा। आप कैसे चेक करेंगे भाई, अपने एलिमेंट को वैल्यू पुट करेंगे। चलो देखते हैं। हमको क्या करना है कि अगर हम y की जगह पर y की वैल्यू पुट करें इसमें, तो इक्वल में आना चाहिए -4, क्योंकि ये एलिमेंट बराबर है। तो पहले लेते हैं y इज इक्वल टू 1। चलो y स्क्वायर माइनस 5y में हमने पुट कर दिया 1y की जगह पर, तो पहले हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 यानी कि 1 माइनस 5 यानी कि -4। ये हो गया इसके लिए। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसमें पुट करके, ये भी तो था। अब ये इसके लिए तो सही आ रहा है, -4 आ गया तो मान्यता प्राप्त हो गई इसको। दूसरा देखो y स्क्वायर प्लस 2y, सारे के लिए पुट करके देखेंगे, दो कंडीशन है ना यहाँ पे। y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू, इसमें डालो 1 का स्क्वायर, इसमें डालो 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 1 + 2 3 हो जाएगा। यहां से भी बराबर प्रूफ हो गया है ना। चलो दूसरा देखते हैं। y इज इक्वल टू 4 पुट करने पे, अगर y इज इक्वल टू 4 पुट करो तो यहां कितना आएगा 16, और यहां पे कितना आएगा 2 इंटू 4, 8, 16 और 8 24 हो जाएगा। ये है 3, 24 और 3 कहीं बराबर हो सकता, नहीं हो सकता। यानी y की जो वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो 1 इंपॉर्टेंट है, 4 को कंसिडर नहीं करेंगे। समझ में आई बात क्या बता रहा था मैं। अब मान लो 1 भी कंसिडर ना होता, समझ पा रहे हो, अगर 1 भी ना सेटिस्फाई कर पाता तो हम बोल देते फॉर एनी वैल्यू बोथ दी मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। उसने बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में इफ लगाना मैं भूल गया, इफ इक्वल है तब एक्स वाई की वैल्यू निकालो। अगर एक्स वाई की वैल्यू नहीं मिल रही है यहाँ पर, इक्वल नहीं कर पा रहा, तो आप बोलोगे कि इक्वल ही नहीं हो रहा है किसी भी वैल्यू के लिए। ठीक, तो यहाँ पे जो आंसर में मैं अभी देख रहा था, तो आप मुझे दिखा ये है कि ये पहली बात तो ये 16 नंबर क्वेश्चन है 2x + 1 वाला। ये मैंने गलती कर दी क्या कहीं, अच्छा हाँ ये 15 था, ये 15 था और ये 16 था। ठीक है, इसमें भी इफ लिखना है यहाँ पे। देखो एक्चुअल में आंसर अभी मैंने जब देखा बुक में तो ये दिखा है मुझे 15th वाले में आपको एक भी वैल्यू नहीं मिलेंगे। फॉर एनी वैल्यू a एंड b इज नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल जो भी है, ग्रामर का यहाँ टेस्ट ना लेना। ठीक, 15 नंबर में आपकी x और y की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो कहीं ना कहीं वो इक्वल नहीं कर पा रही होंगी। जैसे यहाँ पे 4 नहीं कर पा रहा था, तो ये मैंने इसीलिए इसको मैं सॉल्व कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, उस वाले में ये कंडीशन आएगी। जब आप इसको करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ x और y मत निकालिएगा, उससे फिर पुट करके देखिएगा कट पिट रहा है कि नहीं कट रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ a इक्वल टू b। चलो वही क्वेश्चन है 17, ये भी आप कर लीजिएगा यार, है ना, आंसर बता दूंगा अगर जरूरत होगी तो। a + 4 8 3b 6, दूसरा है हमारा -6 ही था। ठीक है, 2a + 2 b² + 2, 2a + 2 b² + 2,
फिर है आपका 8b² - 10। ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। फिर कह रहा है फाइंड A एंड B। ठीक है, आप इसको कर सकते हो, मैं वैल्यू आपको बता दे रहा हूं। A और B दोनों की वैल्यू 2 2 आ रही है। A और इक्वल टू B। आपको सॉल्व करना है, आंसर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज थी आपकी, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगली एक्सरसाइज अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो गई, इसमें वैक्सीनेशन भी मैंने आप लोग को दिया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी दिया, काफी बातें इसमें हो गई। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक करिएगा, अपना कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगले आगे जो भी वीडियोस आएंगे उनको देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल आप। और जो पिछली वीडियोस हो चुकी हैं उसके लिए सब्सक्राइब कर दो, कोई मना थोड़ी ना करेगा। उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। क्लास 11th की भी वीडियोस की लिंक आपको नीचे से मिल जाएगी, अगर कोई जानने वाला आपका है तो वो भी आप उसको दे सकते हैं, ताकि उसका भी बेनिफिट हो। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।